जो विवर्तन है यानी कि डिफ्रैक्शन, और जो ये है प्रकाश का विवर्तन। वैसे हिंदी में बोलते हैं क्या कि प्रकाश का तीक्ष्ण किनारों पर मुड़ना, या अगर एक वर्ड में इसकी डेफिनेशन दूं तो इसको बोल देंगे हम बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट। तो सर ये क्या बता रहे हैं, आपने तो पहले पढ़ाया कि जो लाइट है यानी कि जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में चलता है। आप बोल रहे हैं कि बेंडिंग ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का आंशिक रूप से मुड़ना, कि प्रकाश मुड़ कैसे हो गया जब आपने कहा था कि प्रकाश तो सीधी रेखा में चलता है। तो ये क्या फिनोमिना है इसका, मतलब घटना है कि बेंडिंग ऑफ लाइट यानी कि विवर्तन होता है, मुड़ना आंशिक रूप से। होगा क्या, आप इसे ऐसे समझ सकते हो, देखो अगर आप बंद रूम में हो, बंद रूम में आप थोड़ा सा जैसे गेट खोलते हो, दरवाजा जैसे थोड़ा सा खोलते हो, तो उस रूम में चारों तरफा कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सा प्रकाश फैल जाता है। क्योंकि आपने ये देखा होगा कि अगर मान लो यहाँ पे एक रूम है, इसका मैं गेट बंद कर दूं, थोड़ा सा गेट खोलूंगा तो क्या होगा, थोड़ा सा प्रकाश ऐसे आता हुआ ऐसे बेंडिंग होता चला जाए, ऐसे होगा नहीं होगा कि अगर प्रकाश सीधा आ रहा है तो सीधे से क्या होता चला जाए, ऐसे नो फैलता चला जाए, इस टाइप से होता है नहीं होता है। भाई इस रूम में सन की लाइट नहीं आ रही है, मैं लाइटें वाइटें सब बंद कर दूं, बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा क्या इसमें, नहीं। प्रकाश का कहीं ना कहीं से परिकीर्णित होकर मुड़कर जो प्रकाश इसमें आ रहा है वही बेंडिंग ऑफ लाइट है। आपने सुना होगा कि हवाई जहाज की परछाई आपने बहुत रेयर केस में देखी होगी, जब हवाई जहाज नीचे रहता है तो परछाई दिखाई देगी आपको, लेकिन जैसे आप ऊपर, जैसे जैसे हवाई जहाज ऊपर होता जाता है तो आपको परछाई नहीं दिखाई देती उसकी। वो इसका फिनोमिना ही है बेंडिंग ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का विवर्तन। या ब्लेड है, ब्लेड के जो किनारे होते हैं वो बहुत ज्यादा चमकते हैं, बहुत ज्यादा चमकीले दिखाई देते हैं आपको, वो सब यही है प्रकाश का आंशिक रूप से मुड़ना, तीक्ष्ण किनारों पर मुड़ना, मुड़ जाता है प्रकाश वहां पे तो वो ज्यादा ब्राइट दिखाई देते हैं। वे हवाई जहाज की परछाई क्यों नहीं बनती, क्वेश्चन पूछने को आता है, प्रकाश के विवर्तन के कारण नहीं बनती। मतलब ये है, आप ये समझ सकते हो, अगर मान लो आपके पास एक हवाई जहाज है, अब ये पुट करके चल रही कि हवाई जहाज है, अब ये एक हवाई जहाज है, विंग है इसकी, मान लो एक हवाई जहाज है, चिड़िया सी बनती है सुन रही, तो ये क्या है हमारे पास एक हवाई जहाज है। तो जो सन होता है, सन यानी कि सूरज, सूरज का जो ऊपर से प्रकाश आ रहा है तो वो प्रकाश ऐसे गिर रहा होगा, इस टाइप से गिर रहा होगा, नहीं गिर रहा होगा, तो इसके अंदर जो यहाँ से किनारों से जो प्रकाश होता है वो मुड़ता चला जाए, इस टाइप से ऐसे ऐसे इधर से मुड़ता चला जा, और जब यहाँ तक ये मुड़ गया तो यहाँ तक तो इसकी परछाई बनी होगी, यहाँ तक तो इसकी परछाई बनी होगी, लेकिन इधर वाले हिस्से को इस वाले प्रकाश ने कवर कर लिया, इधर वाले हिस्से को इस वाले प्रकाश ने कवर कर लिया, और यहाँ अर्थ है आपकी, तो अर्थ पर इसकी परछाई नहीं दिखाई देती है। यानी कि जो आपके पास एरोप्लेन है, हवाई जहाज है, उसकी समझ में आई परछाई क्यों नहीं बनती है यार, प्रकाश का तीक्ष्ण किनारों से मुड़ता है प्रकाश। आप हर जगह देख सकते हो, ये देख सकते हो, देखो ये सब कुछ प्रकाश का मुड़ना है, प्रकाश का तीक्ष्ण किनारों से मुड़ना। अगर आपके पास ये फोन भी है, देखो ये भी तो प्रकाश मुड़ता ही है यार, इसका अगर मैं टॉर्च की बात करूं, देखो ये जो है ये चलना सीधा चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं चल रहा है, थोड़ा क्रॉसिंग में होता हुआ ऐसे इस टाइप से दिखाई दे रहा होगा तुम्हें फैलता हुआ, ये प्रकाश का मुड़ना है आंशिक रूप से, पूरा नहीं मुड़ता प्रकाश, आंशिक रूप से जो मुड़ता है ना प्रकाश, वही बेंडिंग ऑफ लाइट है, वही प्रकाश का विवर्तन है, ठीक है। और इसी कारण दो फिनोमेना आपको डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं, क्या क्या, एक तो ये कि हवाई जहाज की जो परछाई नहीं दिखाई देती वो इसलिए नहीं दिखाई देती, पक्षियों की भी दिखाई नहीं देती, वरना हवाई जहाज ऊपर को जा करते उसके हवाई जहाज परछाई दिखाती नहीं दिखती, क्योंकि सीधी रेखा में चलती है। मैंने पहले बता रखा है कि अगर मेरी परछाई यहाँ पे ऐसे बन रही है, इस हाथ की परछाई पीछे बन रही है, तो इसका मतलब है प्रकाश सीधी रेखा में चला था, लेकिन जैसे जैसे पीछे जाता जाऊंगा तो इसकी परछाई खत्म होती चली जाएगी, क्योंकि अगर जितना प्रकाश से आ रहा होगा ऐसे किनारों से मुड़ गया होगा, इधर से थोड़ा मुड़ गया होगा प्रकाश का, किनारों से मुड़ गया होगा, तो पीछे जाकर यहाँ तक परछाई आ रही होगी, इसके पीछे नहीं आ रही होगी, तो प्रकाश का आंशिक रूप से जो मुड़ना होता है वही प्रकाश क्या होता है, हमारा विवर्तन होता है, ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यानी कि प्रकाश का विवर्तन है क्या, कि बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का आंशिक रूप से पार्शियल रूप से जो मुड़ना होता है, बैंड होना होता है, वही क्या होता है तुम्हारा प्रकाश का विवर्तन। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि प्रकाश का किसी नुकीली या तीक्ष्ण किनारों से आंशिक रूप से मुड़ने को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, ठीक है। अब इसके लिए हमारा एक डेरिवेशन है, एक ही डेरिवेशन है चैप्टर में, और वो डेरिवेशन उसके समझ में आएगा जिसके यंग का प्रयोग समझ में आ रहा है, यानी कि इससे लास्ट लेक्चर अगर आपके समझ में आया है तो बिल्कुल सेम उसी तरह है। यंग के प्रयोग में क्या होते हैं, दो रेखा छिद्र होते थे, स्लिट, दो रेखा छिद्र, इसमें एक छिद्र होगा, बस इतना डिफरेंस है और कुछ नहीं है, थोड़े से सिंबल चेंज होंगे। हमने जो यंग के प्रयोग में बनाया था तो क्या बनाया था कि हमारे पास एक स्क्रीन है, इधर हमने क्या मान ली थी, स्क्रीन, पर्दा,
ये पर्दा माना था, और इधर हमने क्या लगा दी थी, एक स्लिट, इधर हमने एक स्लिट मान ली थी। और यंग के प्रयोग में अगर आपको याद हो तो यहां मैंने बताया था कि एक S1 है, एक हमारा यहाँ पर S2 है, सही है। यहां पर जो होगा एक ही रेखा छिद्र होता है बस, यानी कि ये डॉट डॉट में बना के दिखाएंगे ऐसे, ये पूरा का पूरा एक ही रेखा छिद्र है। इसे बड़ा बना के मैंने दिखाया है, वरना बहुत छोटा होता है, केवल एक ही रेखा छिद्र होता है। अभी तो बताया गेट जैसे खोलोगे तो केवल एक ही छिद्र है, उसी से जो बेंडिंग आ रही है आपके पास, ठीक है, वही क्या है हमारे पास, बेंडिंग ऑफ लाइट है, ठीक है। वो तुम्हें साइड में दिख जाएगा स्क्रीन पे, देखो। अब यहां से जो प्रकाश जा रहा है, यानी कि हमारे पास यहां क्या था, आपके पास एक सोर्स ऑफ लाइट थी, सोर्स ऑफ लाइट, और इससे प्रकाश जो निकला था वो ऐसे चल रहा था आपके पास, इस टाइप से। हमें तो इधर का मतलब है बस। तो इससे पहले इसे जो प्रकाश है उसे पैरेलल बना देते हैं, समांतर बना देते हैं। ये प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत, ठीक है, प्रकाश स्रोत। और इससे पहले बस हम एक लेंस रख देते हैं, चाहे तो आप यहां रख दे वो लेंस, चाहे आप वो यहां रख दे लेंस, ठीक है। बिल्कुल सेम ऐसे ही कि हमने यहाँ पे क्या करा, एक लेंस रख दिया, और लेंस है हमारा L, और इससे जैसे ही प्रकाश निकलेगा इस लेंस से तो बिल्कुल वो पैरेलल निकलता है, यानी कि बीच में जो छिद्र है वो बिल्कुल पैरेलल निकलता है प्रकाश यहां से ऐसे। और वही बिल्कुल यंग वाला फिनोमिना, S1 और S2 के बीच की दूरी होती थी स्मॉल d, या स्मॉल d ना मानकर हम मानेंगे स्मॉल e, इतना डिफरेंस है बस। पर्दे के बीच की दूरी होती थी, ये हमारी स्लिट थी, स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी कैपिटल D, बिल्कुल सेम जो का त्यों, ठीक है, एज इट इज। और यहां पे हमने क्या माना था, एक CO मान लिया था, जो हम इसका पॉइंट था ऑब्जर्वर, और इसको बिल्कुल ऐसे मानते थे हम CO, या हमारा ये क्या था O, ठीक है। फिनोमिना जो माना था हमने वो यही माना था कि यहाँ पे ये गई है और एक लाइन है यहाँ पे गई है, बिल्कुल एज इट इज जो उसका था सेम है, कुछ चेंज नहीं करना आप लोगों को, ठीक है। बस ये डॉट डॉट में मानना था। और हमने एक लाइन और मानी थी यहाँ पे, जो हम ट्रायंगल बनाए थे, ठीक है। और ये हमने जो एंगल मान लिए थे वो एंगल माने थे थोड़े थोड़े से, है ना, छोटे छोटे से। जैसे कि इसका पथांतर निकाला था हमने, पथांतर पाथ डिफरेंस, और वो था हमारे पास ये वाला जो ये निकल के आया था, इसको हमने मान लिया K पॉइंट, ठीक है। और जो S1 S2 है ना, ये S1 S2, इसको नाम चेंज कर दिया थोड़ा सा बस, अब क्या A और ये B, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है AB, ये क्या है हमारे पास AB। तो जो मैंने बताया था आपको पथांतर, यार पथांतर बताया था मैंने, और ये इनके बीच की दूरी कितनी थी X, बिल्कुल सेम वो के वही है आपके पास, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। स्मॉल d को क्या माना आपने, E मान लिया है। एक रेखा छिद्र की जगह, मतलब सॉरी दो रेखा छिद्र की जगह केवल एक रेखा छिद्र है, और ये एंगल कितना बनता था हमारा थीटा, ठीक है। ये AB नाम दे दिया। अब क्या हमने वहां पर पथांतर की बात करो तो ये है BK, वहां था S2A, S1 S2 माना था ना, और A मान लिया था, अब हमने यहां मान लिया A और B, और ये क्या बन गया BK, ठीक है। तो ये हमारा पथांतर है, पथांतर, सही है, ये हमारा क्या है पथांतर। तो पथांतर कितना है यहाँ पे BK, आप इसे लिख भी सकते हो साइड में कि जो पथांतर है वो आपके पास BK है, ठीक है। और एंगल जो बनता था वो यहां बनता था हमारा, जो एंगल बना के दिखा रहा हूं मैं, यहां बनता था एंगल थीटा, यही तो बना था एंगल थीटा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अब माना कोई प्रकाश है, माना कोई प्रकाश स्रोत एक स्लिट पर आकर गिरता है और एक छिद्र से पर्दे पर जाकर कैसी फ्रिंजे बनाता है, P पॉइंट पर फ्रिंजे बना रहा हो, ठीक है। और इस P पॉइंट की और O की पॉइंट के बीच की दूरी क्या है, तुम्हारी फ्रिंज की जो दूरी है वो है X, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, अगर हम बात करें विवर्तन और व्यतिकरण की, जो व्यतिकरण था उसमें दो छिद्र थे, तो उसमें ऐसे मिलती थी हमारे पास लाइनें इस टाइप से कि एक ब्राइट फिर डार्क, फिर ब्राइट फिर डार्क,
दीप्त अदीप्त, दीप्त अदीप्त, मिलती थी नहीं मिलती थी। अगर हम इसकी बात करें विवर्तन में तो तुम्हें ऐसा मिलेगा, डेली लाइफ में फिनोमेना देख सकते हो, साइड में दिखेगा तुम्हें, देखो अगर मान लो ये बीच का दीप्त दिखाई दे रहा है ना, तो इसके पास में अदीप्त थोड़ा कम, फिर और ज्यादा सा, थोड़ा सा, थोड़ा और कम, मतलब डार्क ब्राइट तो दिखाई देगा, लेकिन बीच वाला तो ज्यादा चमकदार दिखाई देगा, बराबर वाले थोड़े कम कम होते चले जाएंगे, ये भी थोड़े से कम होते चले जाएंगे। ठीक है, और मैं दिखा दूंगा इसमें, देख लेना, वीडियो में आ जाएगा तुम्हारे। देखो अब ये वाली चीज समझ में आई, तो इसके अकॉर्डिंग हम लेते हैं त्रिभुज, त्रिभुज ए बी के में, या वैसे बोल सकते हो बी के ए में। तो ट्रायंगल आपने ले लिया ए बी के में, साइन थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं हम। तो देखो साइन थीटा आपको पता ही है लंब-बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो साइन थीटा, लंब, थीटा के सामने वाला लंब ये रहा बी के। और हम बात करें कर्ण की, तो कर्ण कौन सा है आपके पास, देखो ये तो आधार है, ये कौन सा है कर्ण, ये ए बी, तो आधार है, सॉरी कर्ण है आपके पास ए बी। अब साइन थीटा इक्वल टू बी के की जो वैल्यू है वो कितनी है, पथांतर है, तो यानी कि बी के ही है वो तो आपके पास, और ए बी की डिस्टेंस कितनी है ई। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि बी के इक्वल टू ई साइन थीटा। इट मीन्स पथांतर वाला फॉर्मूला आ गया। और यहां पर एक बात समझ में आनी चाहिए आपको, अगर मैं आपकी बात करूं, जैसे वहां पे व्यतिकरण था, व्यतिकरण में ब्राइट मिल रही थी और डार्क मिल रही थी, दीप्त के लिए दीप्त लगाते थे, अदीप्त के लिए अदीप्त लगाते थे। यहां थोड़ा सा चेंज होगा, थोड़ा समझने की कोशिश करना। जब आप दीप्त लगाओगे तो अदीप्त मिलेगी, और जब अदीप्त लगाओगे तो दीप्त मिलेगी। क्योंकि आप ये समझे, मान लो ये 100 लाइनों से ज्यादा प्रकाश 100 से, तो बीच वाला पॉइंट कब मिलेगा तुम्हें, 50 रुपए। और जाहिर सी बात है, अगर पहला दीप्त चलेगा तो दूसरा कौन सा आएगा, अदीप्त आएगा। तो जब आप दीप्त का फॉर्मूला लगाओगे तो अदीप्त मिलेगी, अदीप्त का फॉर्मूला लगाओगे तो दीप्त मिलेगी। मैं फिर से कह रहा हूं, व्यतिकरण और विवर्तन में इतना डिफरेंस है कि अगर आप दीप्त वाला फॉर्मूला लगाओगे, यानी कि दीप्त के लिए पथांतर रखोगे, तो अदीप्त का निकल के आएगा, और जब अदीप्त का लगाओगे तो किसका आएगा, तुम्हारा दीप्त का आएगा। दिमाग में सेट हो रही है बातें, सुन लो फिर से। व्यतिकरण और इसमें इतना डिफरेंस है, दीप्त लगाओगे तो अदीप्त मिलेगा, अदीप्त लगाओगे तो दीप्त मिलेगा। ठीक है, वो हम यहां से रख सकते हैं अलग अलग मान से, क्योंकि आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनेगी, यो भी पथांतर है। और अगर हम बात करें दीप्त के लिए, यह मैं बात कर रहा पहले अदीप्त के लिए, तो अदीप्त के लिए आपको दीप्त वाला लगाना है। वो कौन सा पथांतर आता था, पथांतर, वो आपके पास आता था एन लैम्डा, याद करो, प्लस माइनस एन लैम्डा। आप यहाँ प्लस माइनस लगा सकते हो, नहीं तो एन लैम्डा याद रखो, क्योंकि हमने अदीप्त के लिए लगा रहे हैं तो दीप्त वाला लगाना पड़ेगा पथांतर, मैंने अभी बताया आपको। और इक्वेशन नंबर सेकंड, ये भी पथांतर, ये भी पथांतर, तो 1 व 2 से, तो हमारे पास बन जाएगा ई साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। सही है, हम ये ऐसे भी बोल सकते हैं कि ई साइन थीटा, आप यहां प्लस माइनस लगा के दिखा दो, एन बराबर 1 रखोगे, एन बराबर 1 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, प्रथम अदीप्त। एन बराबर 2 रखोगे तो द्वितीय अदीप्त मिलेगा, क्योंकि मैं अदीप्त की बात कर रहा। अदीप्त में उसका दीप्त वाला लगाना है और दीप्त में उसका अदीप्त वाला लगाना है। तो आपके पास ऐसे मिलता जाएगा। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि ई इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा, ठीक है, अपोन में साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा को अपोन में ले जाए आप, या हम इसे ऐसे छोड़ सकते हैं कि साइन थीटा को यहीं छोड़े आप, और ये ले जाए अपोन में ई, प्लस माइनस एन लैम्डा अपोन में ई। अब अगर एंगल बहुत छोटे हो जाते हैं, एंगल बहुत छोटे हो जाते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, देखो कि थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्डा बाई ई। और इसका मतलब ये है कि जब n बराबर 1 रखोगे तो प्रथम अदीप्त आएगी, n बराबर 2 रखोगे द्वितीय अदीप्त आएगी, n बराबर 3 रखोगे तृतीय अदीप्त आएगी। तो n का मान यहाँ पे ये होता चला जाता है। सही है। और अगर हम बात करें दूसरे के लिए, ये तो अदीप्त के लिए था, अगर हम बात करें दीप्त के लिए, तो दीप्त के लिए देखो इधर करा देता हूं मैं, दीप्त के लिए, तो दीप्त के लिए बन जाएगा आपके पास, तो दीप्त के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पथांतर का था 2n-1 अपूर्ण में
2। देखो दीप्ति के लिए होता था हमारे पास पथांतर जो था अधिकत्व वाला लगेगा, वो क्या था 2n-1 लैम्डा बाई 2। सही है, 2n-1 लैम्डा बाई 2। दिमाग में कंफ्यूजन बिल्कुल मत करो, अधित्य लगाना तो इसका पथांतर दीप्त वाला रखना, और दीप्त वाला लगाना तो अधित्य वाला रखना। ठीक है, तो दीप्त के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 और इसे बना लीजिए समीकरण 3। तो 1 व 3 से दोनों को रखिए तो ये बन जाएगा तुम्हारा e sin थीटा इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 2। ठीक है, आपको e की वैल्यू निकालनी है, sin थीटा की निकालनी, तो रख दो 2n-1 लैम्डा बाई 2e। n का मान क्या आएगा 1 2 3 4। तो जब 1 रखोगे ना तो 2 एकम 2, 2 में से एक गया 1, तो लैम्डा बाई 2e, लैम्डा बाई 2e आएगा। फिर दोबारा रखोगे तो आएगा 2 रखोगे 2 दूनी 4 में से एक गया 3। तो आपके पास अगर हम बात करें थीटा की वैल्यू ऐसे आएगी, थीटा इक्वल टू 1 रखोगे तो 2 एकम 2, 2 में से एक गया 1, तो लैम्डा बाई 2e। दूसरा रखोगे 2, 2 दूनी 4, 4 में से एक गया 3, 3 लैम्डा बाई 2e। तीसरा रखोगे 3, 3 दूनी 6, तो 5 लैम्डा बाई 2e। और अगर हम यहां बात करें इसकी तो ऐसा आएगा थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई e और 2 लैम्डा बाई e, 3 लैम्डा बाई e। ये आता रहेगा तुम्हारा अधित्य वाले में और ये आएगा दीप्त वाले में। सही है, अब बस तुम्हारी केंद्रीय चौड़ाई रहेगी, इसको नोट कर लो। देखो जो इसमें तुम्हें ग्राफ मिलेगा ना, या तो आप इसे साइड में बना के दिखा दो ग्राफ को, या फिर अलग से भी आ जाता है, क्योंकि विवर्तन व्यतिकरण में थोड़ा डिफरेंस है। विवर्तन में ग्राफ बनाना पड़ेगा और वो ऐसे ही बनना, तुम इसके साइड ही बना दो, जो मतलब पर्दे पर जो आपको प्राप्त हो रहा है ना उसका ग्राफ है। तो ये जो बड़ी सी लाइनें जा रही है इसको बोलते हैं केंद्रीय उच्चिष्ट, यानी कि ब्राइट जो मिलती है वो केंद्रीय उच्चिष्ट बोलते हैं इसे। फिर उसके बराबर वाले निम्निष्ट, ठीक है, फिर उसकी कम निम्निष्ट हो जाती है, फिर उच्चिष्ट हो जाती है। ऐसे धीरे धीरे ग्राफ घटता चला जाता है और एक टाइम पे आके खत्म हो जाएगा। अप डाउन, बीच वाली ज्यादा ब्राइट दिखाई देगी आपको। ठीक है, ये इसका ग्राफ और होता है।